अधिकांश लोगों के हाथ काले हैं, चेहरे की मैं बात नहीं करता। न्यूटन हिंदुस्तान का रिपोर्टर हूं जो सच दिखाने से कहीं पीछे नहीं हटता। आप सभी देशवासियों को न्यूटन हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि 2022 में चुनाव है और भारत देश का सबसे बड़ा त्योहार होता है लोकतंत्र। इस लोकतंत्र का जो महापर्व होता है उसे कहते हैं चुनाव। 2022 के चुनाव में हम हर एक चेहरे के पास जा रहे हैं जिसने समाज कल्याण में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है और अभी सत्ता में नहीं है, फिर भी समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, और सत्ता में है वो भी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो दिल्ली के अधिकांश निगम पार्षदों के हमने इंटरव्यू ले लिए हैं और अभी कुछ शेष रह गए हैं, उनके भी लेंगे। आप सभी का सपोर्ट है, आशीर्वाद है तो बना रहेगा कार्य। तो आज हम आपको बता दें, आज हमारे साथ श्रीमान कमल यादव जी हैं जो कि अपने क्षेत्र में परिचय के मोहताज नहीं है, और आज हमारे साथ गुरदीप जी भी साथ में जुड़ी हुई हैं। आज उनसे कुछ बातचीत करते हैं चुनावी तौर पर। जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल न्यूटन हिंदुस्तान में आपका। थैंक यू। कैसी हैं आप? बढ़िया। सब कुशल मंगल? हाँ जी बिल्कुल। सर आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम ये बताइए कि अभी जो होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक में आता है तो उसका दो उद्देश्य होता है। पहला होता है कि स्वार्थ, दूसरा होता है निस्वार्थ। स्वार्थ का मतलब होता है कि अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाना, तिजोरियों को बढ़ाना, और निस्वार्थ का मतलब होता है कि तन मन धन समाज के प्रति समर्पित करना। तो आप राजनीतिक में आई हैं तो आपको कोई ना कोई उद्देश्य होगा। हाँ जी, निस्वार्थ सेवा, सबकी जो जनता है उसकी सेवा करना ही मेरा मेन उद्देश्य है। अच्छा, आपको ऐसा कब लगा कि आपको राजनीतिक में आना चाहिए? नहीं, मैं काफ़ी पहले से हूँ, बट अभी मैं और आगे आके सबकी सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि पीछे रह के हम इतनी काम नहीं कर सकते जनता के लिए जितनी हम सत्ता में आके कर सकते हैं। अच्छा, यदि मैडम आप 2022 के चुनाव में यदि आप सफल होती हैं, अगर बहुत बहुमत से यदि आप विजयी प्राप्त होती हैं, तो सबसे पहले आपको कौन सा मतलब उद्देश्य है कि कौन सा कार्य आपको करवाना है? सबसे पहले तो वार्ड की सफाई का है, क्योंकि जो छोटी छोटी गलियां हैं उनमें बहुत गंदगी रहती है, उनकी सफाई करना। और मेन जो अंदर की गलियां होती हैं, जो गांव के लोगों के जो पानी बहता रहता है, उनकी सफाई करना सबसे मेन है। और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको भी क्योंकि रात के अंधेरे में आजकल तो आपको मालूम है कि रात में भी काम वाम चलता रहता है, तो स्ट्रीट लाइट ठीक करवाना वो सबसे मेन है मेरा। अच्छा जी। तो सर ये बताइए, सर आपसे भी छोटा सा क्वेश्चन है कि सर जितने भी नेता होते हैं तो वो राजनीतिक में आते हैं, जितने भी काउंसलर होते हैं सत्ता में आने के बाद उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष में वो 4 साल 6 महीने सोए रहते हैं कुंभकर्ण की भांति। जब 6 महीने होता है तभी वो समाज के प्रति अपना समर्पण करते हैं, लोगों से सहानुभूति करते हैं। तो ऐसे ऐसे निगम पार्षदों पर क्या कहना है आपका? मैं इस तरह के निगम पार्षद जो बनने के बाद हमारे यहाँ निगम पार्षद थे, हमारी पार्टी ने टिकट भी दी थी उनको, लेकिन उनके नकारा व्यवहार की वजह से आज हमारा भाजपा का उन्होंने इतना नाम खराब किया है और उनको भ्रष्टाचार के वजह से पार्टी ने बाहर भी निकाल दिया है। ऐसे लोगों को हमें देखना होगा। और हमारे दूसरे जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ, उन्होंने हमारे वार्ड के अंदर ना के बराबर काम किया है। बहुत से ऐसे मोहल्ले जहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं। एक हमारे मैदानगढ़ी में वाल्मीकि बस्ती है, अगर हमारे अंडर आता मैं सबसे पहले वहाँ का पानी खुलवाता। वहाँ वो सिर्फ एक वाल्मीकि समाज के लिए उन्होंने पानी नहीं छोड़ रखा। कुछ लोग दादागिरी करते हैं, वहाँ पाइप बंद कर देते हैं। अच्छा। विधायक चाह के भी उसको नहीं खोल रहे हैं। बहुत सी हमारी सारी गाँव की गलियाँ खराब हैं। एमसीडी का बेसिकली काम है सफाई का। मेरा सबसे बड़ा मकसद होगा अपने वार्ड को सफाई में नंबर 1 बनाना। अगर हम पार्टी ने हमें मौका दिया और हम चुनाव जीते तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा वार्ड सफाई में नंबर 1 रहे, और कोई भी खंबा बिना बिजली के लाइट एलईडी लाइट के बिना ना रहे। मेरा सबसे बड़ा मकसद ये रहेगा। सर अभी आप सत्ता में नहीं है, यदि आप जैसे कि सत्ता में आते हैं तो लोग आपको किस आधार पे वोट दीजिए, मतलब वोट देंगे आपको? आपके पास ऐसे मतलब क्या प्लस पॉइंट्स हैं? प्लस पॉइंट ये कि हमने गांव के लोगों को बहुतों का काम करा है। बहुत लोग हैं जिनके हमने मकानों में मदद की है। एमसीडी के मकानों में कोई एमसीडी वाला आ गया, उनमें मदद की है। हमने रेगुलर सफाई का, कॉलोनियों में इंदिरा एनक्लेव में रेगुलर सफाइयों का काम करा है। मैंने वहाँ फटीक लगवाई है। कल भी हमारे यहाँ मैंने कम से कम एमसीडी के थ्रू एमसीडी के स्टाफ द्वारा हमने 17 ट्रक कूड़ों का उठवाया जी अपने नीचे वेस्टर्न मार्ग पर। 17 कूड़े ट्रक का उठाना आपको एमसीडी, अब कहने को लोग कह देते हैं कि एमसीडी काम नहीं करती, और मैं कहता हूं एमसीडी ने सबसे ज्यादा काम किया है। अगर एमसीडी ना हो दिल्ली सरकार के हिसाब से, तो एमसीडी अगर ना होती तो आज कोविड के अंदर जितने लोग मरते हैं वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप बताओ कोविड के अंदर दिल्ली सरकार कहां नजर आई आपको? खाना एमसीडी के स्कूलों में बंट रहा था, सफाई एमसीडी के स्कूल कर रहे थे, सैनिटाइज हमारा मलेरिया डिपार्टमेंट कर रहा था। जिस घर में कोविड होता था वहां सैनिटाइज लोग करने जाते थे, आपने देखा होगा, वो एमसीडी के लोग जा रहे। दिल्ली सरकार उस समय कहां थी? एमसीडी के जितने काम, सफाई का काम अगर दिल्ली में हो रहा है, अगर कोविड का किसी ने कोई भी सामान उठाया है, कोविड की जितनी वेस्ट उठाई है वो एमसीडी ने उठाई है। किसने काम किया उस समय?
एमसीडी को लोग कहते हैं, एमसीडी में कुछ लोग हैं खराब, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता एमसीडी का स्टाफ भी खराब है, लेकिन सुधारना शुरुआत हमें करनी पड़ेगी ना जी। अगर हम अपने से मानेंगे कि हमें ही कुछ नहीं रिश्वत लेनी है तो आप सोचो कि वो सुधरेगा मामला। सर विपक्ष कहती है कि 50% जितने भी एमसीडी के काउंसलर हैं, मतलब बीजेपी के काउंसलर हैं, वो सब भ्रष्ट हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत, इस तरह की गलत ये अब मैं बता रहा हूं आपको, मैं उदाहरण के साथ बताता हूं। आम आदमी पार्टी के हैं जी, जो आम आदमी पार्टी के इस समय वर्तमान विपक्ष के नेता हैं, वो भी रिश्वत ले रहे हैं जी, वो भी रिश्वत ले रहे हैं। मैं मलेरिया डिपार्टमेंट से पैसे ले रहे हैं वो, अगर क्या वो भी उनका बिल्डिंग के पैसे ले रहे हैं जी। ऐसा थोड़ी है। इस मतलब अकेली बीजेपी के पार्षद गलत है, वो भी गलत है। सर अभी भी जनता इस बात पे मतलब बात से स्पष्ट नहीं कि कौन से कार्य निगम पार्षद के होते हैं, कौन से कार्य एमएलए के होते हैं। तो जनता को क्या बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? मैं ये बताना चाहूंगा, हमारे काम जो मेन जो एमसीडी का काम है वो सफाई का काम है और स्ट्रीट लाइटों का काम है, जी। और हम छोटी छोटी गलियां बना सकते हैं। अब हमारे वार्ड के अंदर इग्नो रोड है, इग्नो रोड वो 60 फुट से बड़ी रोड है, वो पीडब्ल्यूडी की सफाई। अब लोग सोचते हैं उसकी सफाई एमसीडी कराएगी, हम उसके नाले से गाद भी नहीं निकाल सकते। अगर गाद निकाल देंगे, हमारा उठाने का काम है, निकालने का उनका है, और वो गाद भी जब तक उठेगी निकाल के वो चले जाते हैं। लेकिन आप इस बात को समझो, उस गाद को निकालने के पीडब्ल्यूडी आएगी, पीडब्ल्यूडी निकालेगी, वो सूखने के 3 दिन बाद हम उसे उठा सकते हैं। आप इस बात को सोचो कि अगर पीडब्ल्यूडी काम ही नहीं करेगी, हमारे बॉस, ये रोड पीछे वाली हमारी वेस्टर्न मार्ग की रोड पीडब्ल्यूडी की है, इसमें हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी की एक ड्रेन आती है, बहुत बड़ा नाला आता है। पीडब्ल्यूडी यही आज तक उन्हें ये नहीं मालूम वो नाला उनके अंडर आता है। जब तुम्हारी रोड है, नाला तुम्हारा है, वो कहते हैं रिज में आता है, वो कहते हैं कि जी उसमें आता है। अब इतना पानी भर जाता है एक दिन की बारिश, अगर 1 घंटा बारिश आ जाए हमारे यहाँ, तो आप ये समझ लो 7-7 फुट पानी खड़ा हो जाता है। उसके लिए भी हमारे माननीय सांसद रमेश बिधूड़ी जी को हमने बुलाया और उन्होंने 4 महीने का टाइम दिया। आपने देखा होगा नीचे नाला खुद के काम चालू हो गया है, और रमेश जी ने 4 महीने के टाइम के अंदर उनको टाइम पीरियड दिया था, तो काम शुरू हो गया है। क्या ये काम करतार सिंह तंवर नहीं कर सकते थे जी? उन्हें नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है? उन्हें भी तो मालूम है। हमारे आप रोड देख लो हमारे बाहर की, ये रोड क्या वो बना नहीं सकते? नहीं, उनको सिर्फ उन लोगों की नीति है जो आप एमसीडी की कह रहे हो, उन लोगों की नीति आखिरी 4 साल मजे लो, आखिरी के 1 साल में काम करके लोगों को बेवकूफ बना दो। आने वाले समय के अंदर ये फ्री के लालसा चलने वाली नहीं दिल्ली के अंदर। ये वो कहते हैं कि जी मैं 200 रुपए यूनिट बिजली फ्री दे रहा हूं, आप मुझे बताओ कहां फ्री है? उससे पूछो जो दुकानदार बैठे हैं ना जी, जो फिक्स चार्जेस के नाम पे, मेरे घर में 6 कमर्शियल मीटर हैं मेरी दूसरी बिल्डिंग में, उसके अंदर अगर मैं बंद भी रखूं ना, अगर मेरा किराएदार अपने ऑफिस को बंद रखता है तो भी उसे 6000 रुपए बंद में भी देना है। अब वो सोचो उस किराएदार पे क्या बीतती होगी। सर एक तरफ केजरीवाल सरकार कहती है कि हम दिल्ली में 850 दारू के ठेके खोलेंगे, उसी के विपक्ष में पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए वो लगी हुई है कि हम मतलब पंजाब में कुछ भी दारू शराब का कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं दोगली राजनीति है, दोहरी राजनीति है। तो इस पे क्या कहना है आपका? आम आदमी पार्टी है ही एक दोहरी। केजरीवाल जी एक अन्ना आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं। इन्होंने उस समय भी झूठ बोला था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, ये आए। इन्होंने बोला मैं वीआईपी सर्विस नहीं लूंगा, वीआईपी ना सिक्योरिटी लूंगा, वो ली। इन्होंने अपने बच्चों की कसम खा के वाला था कांग्रेस का समर्थन नहीं करूंगा, उन्होंने किया। ऐसा कौन सा काम नहीं है जो केजरीवाल ने बोला हो ना किया हो। केजरीवाल ने जो शराब के ठेके के अंदर, आप इसको डीपली जाके देख लेना, इसके अंदर पोंटी चड्डा, रेड्डी ब्रदर्स, ये वो लोग हैं जो शराब के 2 नंबर के माफिया हैं। उनको तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए। आज ऐसी स्थिति, और एक बहुत बड़ा एक घोटाला करने जा रहा है कि इसके अंदर ये L1 के ठेके दे रहा है। कोई विजय माल्या का जानकार है, उसका एक सरदार जी है, उनको L1 के पूरे ठेके मिलने वाले हैं। ये ठेका की जो इसकी शराब नीति की वजह से जो घर घर में ठेके खुले हुए हैं, हमारे गांव का ठेका एमसीडी ने सील कर दिया। ठीक है जी, मेट्रो के पास में ही था वो ठेका, वो मेट्रो के बिल्कुल पास था। स्कूल भी सामने ही है, बच्चे छोटे छोटे, और वैसे उसने एज भी कम कर दी है दारू पीने की उनको, मतलब तो मतलब आप तो बच्चों को और आज की जो जनरेशन है उनको बिगाड़ रहे हो। इसका मतलब आप ठीक नहीं कर रहे हो। अपने देश का युवा 2 कारणों से बर्बाद है, पहला नशा, दूसरा है अश्लीलता। मैं सर को देख के और मैडम को देख के मैं छोटी सी पंक्तियां, जला के भस्म करूं से जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म करूं से जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लो नहीं तो क्रांति की मिसाल है। सर ये बताइए कि जब कोरोना की जैसी बड़े मतलब परिस्थितियों में जब आप थे वहां पे, तो सर अभी तक आपने कौन कौन से कार्य करवा दिए कोरोना के समय में? कोरोना के समय में हमने रेगुलर, जब पहली बार सबसे पहली बार कोरोना आया था, आप मेरी फोटो भी देख सकते हैं, लाइव वीडियो हम डेली खाना बांटते थे। अच्छा। हमने लगातार जून तक, अप्रैल में जिस समय कोरोना बहुत तेज था, जिस समय कोरोना लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, शुरू में जब कोरोना आया था, उस समय हमने लगभग 500 लोगों को डेली
सॉरी 500 लोगों को डेली खाना खिलवाया है और हमने लोगों को किट बना के रमेश बिधूड़ी जी के आदेश पे सूखा राशन दिया है। मैंने कम से कम 700 लोगों को सूखा राशन दिया है। उसके बाद जब अभी दूसरा दौर था कोविड का जिसमें मौतें बहुत हुई थी, उस समय ऑक्सीजन की कमी थी, हमने 7 बड़े सिलेंडर लाके लोगों को अपने यहाँ इसी ऑफिस में लोगों को सिलेंडर ऑक्सीजन बांटा है। अच्छा। हम पूरी दिल्ली से जा जाके मैं अपना मानेसर से भी जाके गैस के सिलेंडर भरवा के लाया हूं, मुंडका से गैस के सिलेंडर भरवा के लाया हूं, और जो गुरुद्वारे से लंगर जहां ऑक्सीजन का लंगर चलता था वहां से भी हम लोग लाके हमने लोगों को सिलेंडर मुहैया कराए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अब मुझे मेरे हमारे मित्र हैं राजेश सैनी जी, उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी, उनको ट्रांसफर के लिए सिलेंडर चाहिए था। अच्छा। एक उसके अंदर एक निप्पल आती है ऊपर लगने की, उसको मुझे याद नहीं क्या कहते हैं, नोजल। उस नोजल को मैं लेके आया था जाके झिलमिल से। अच्छा। वो पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिल रही थी और लाके ही उनके जीजा जी को एकदम रास्ते में था, उसको रास्ते में लेके जाना था और बिल्कुल मेट्रो से आके अपना ऑटो से आके उनको देके तब वो बेचारे लेके उनको डीआरडीओ गए थे, लेकिन उनकी देहांत हो गया। लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की जी। और जो इंजेक्शन 1-1 लाख के मिल रहे थे वो भी इन्होंने अपने जाके लाके लोगों को दिए हैं 15-15 हजार में, जो 50-50 हजार और 1-1 लाख में मिल रहे थे। जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिल रहे थे ना जी, उसकी जो ब्लैकिंग हो रही थी उसमें हमने सांसद जी से बात कर हमने बहुत कोशिश कर हमने कहीं कहीं से रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो मार्केट में जिस समय लाख में मिल रहे थे, हमने कहीं 5,000 कहीं 10,000 में लाके वो लोगों को दिए हैं। अच्छा। हमने लोगों को प्रोवाइड कराए थे उस समय, किसी तरीके से लोगों की जान बच सके। तो मैं जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि जो आपके समाज के लिए उचित व्यक्ति है, आप उसको मतदान करके बहुमत से उसे विजयी प्राप्त करवाएं। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये भी कहना चाहूंगा कि अपने देश का राष्ट्र निर्माण और अपने क्षेत्र का विकास तब संभव है जब तक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से विबला, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के जिनसे पैमंद माया यदि भारत को खंड खंड करते रहेंगे तो अपने देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे निवेदन करता हूं शेयर कीजिए और सच्चाई का बिल्कुल सच्चाई को देखिए कि आपके समाज में जो चल रहा है वो सही है गलत है, जो नेता आपके समाज के लिए कार्य कर रहा है वो सही है गलत है, आवाज उठाना सीख लीजिए। क्योंकि गुलामी करना, क्योंकि पहली बात सत्य है, पहले राजाओं महाराजाओं के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए, उसके बाद भ्रष्ट नेताओं के गुलाम होते जा रहे हैं। लेकिन जो समाज के लिए जो नेता अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका समर्थन करना भी आपका कर्तव्य होता है। और अभी के समय में यदि आप वोट देने के लिए जाते हैं तो 10 बार सोच के जाइएगा। तो सबसे मैं विदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसी वीडियो के साथ।